दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक मुकदमों की बाढ़ आ गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया के विद्यार्थियों को पुलिस उठा ले जाती है। दावे पत्र हाय हाय। हम कोई आतंकवादी नहीं, हम स्टूडेंट हैं। हमें अभी अजान के वक्त हमें उठाया गया है और दिल्ली पुलिस हमें ले जा रही है। हमें पता नहीं कहाँ ले जाया जा रहा है। कई घंटों तक पता ही नहीं चलता है, फिर उनकी निजी सूचनाएं सार्वजनिक कर दी जाती है। दिल्ली पुलिस विद्यार्थियों के साथ जो सलूक करती है वो एक नए भारत के लिए चुनौती बनकर आ रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में स्नेहा कुशवाहा जैसी एक बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई जाती है। परिवार गंभीर आरोप लगाता है पुलिस प्रशासन परिवार के साथ न्याय करने की बजाय स्नेहा कुशवाहा को न्याय दिलाने की मांग करने वालों पर मुकदमा कर देते। मुकदमा तो समाजवादी पार्टी के एक नेता के ऊपर भी हो जाता है जो व्यापार सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और जिसके ऊपर आरोप ये लगाया जाए कि उसकी भाषा ठीक नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी अभद्र भाषा और ऐसा लगता है कि उन पर भी कोई फूल बरसा रहा। बीएचयू में मनुस्मृति को प्रतीकात्मक रूप से जलाने वाले विद्यार्थियों पर भी मुकदमा हो जा रहा है, तो कुंभ की अव्यवस्था पर सवाल उठाने वाले गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर भी मुकदमा हो जा रहा है। ये मुकदमों की सरकार हो गई है, डरा रही है। आज जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये डर खुद का है या जनता का है। इस सब के बीच बात इसकी भी होगी कि डंका विदेश में बच रहा था तो डंका पति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो गया। आज वीडियो में विस्तार से ये भी समझेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के विद्यार्थियों ने आंदोलन शुरू किया, उसकी कहानी सुनिए। जामिया मिलिया इस्लामिया के विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर अपने ही विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक तरीके से धरना दिया। उनके कुछ गंभीर आरोप थे, विश्वविद्यालय प्रशासन से उनके कुछ सवाल थे, विश्वविद्यालय के अकादमिक माहौल से जुड़े हुए सवाल थे, उनके पीएचडी एडमिशन से लेकर के तमाम बुनियादी सवालों पर बात हो रही थी और उन पर विश्वविद्यालय प्रशासन संवाद करने की बजाय दबाव की रणनीति बनाता है। विद्यार्थी जब चुपचाप धरने पर बैठ जाते हैं तो सुबह तड़के भोर में पुलिस जबरिया उन बच्चों को उठा ले जाती है। कई बच्चों को अलग अलग थानों में दिल्ली के ले जाती है। कुछ घंटों तक वो बच्चे ये कहते हैं कि हमारे कुछ साथी पता नहीं कहां कहां पुलिस ले गई उन्हें। बाद में पता चलता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उन विद्यार्थियों की एक ऐसी सूची सार्वजनिक कर देता है जिसमें उन विद्यार्थियों की निजी सूचनाएं होती हैं। पुलिस जब आंदोलन करने वाले किसी विद्यार्थी की, नौकरी मांगने वाले किसी अभ्यर्थी की या किसी ऐसे शिक्षक की प्रोटेस्ट की या और तरह के प्रोटेस्ट की जब डिटेन करती थी, गिरफ्तारी करती थी, तो सम्मान से रखती थी। अरे भाई, हम आपकी मांग समझ रहे हैं, आइए, लेकिन हमें लॉ एंड ऑर्डर देखना है, आप इधर बैठ जाइए, आप ये करिए, बाद में छोड़ देंगे। अब पुलिस जब उठाती है तो वो इतनी बदतमीजियां करती है, इतना ज्यादा अन्याय करती है, इतना ज्यादा दबाव डालती है कि चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौकरी मांगने वाले नौजवान लाठियों से पीटे जाते हैं। ये नया भारत है। तो जामिया के विद्यार्थी आज भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या विश्वविद्यालयों के भीतर अब इस तरह का स्पेस नहीं बचा? विश्वविद्यालयों के भीतर, अकादमिक संस्थाओं के भीतर जिस तरह के दबाव पैदा होते जा रहे हैं, एक विचारधारा का, अगर आप उससे अलग राय रखते हैं तो आपकी पीएचडी नहीं होने दी जाएगी, आपको अवार्ड नहीं होने दिया जाएगा। अगर आप कोई सवाल कर दें, आपत्ति दर्ज कर दें, जैसे मधेपुरा बिहार का एक उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूं। वहां दो विद्यार्थियों ने कुछ सवाल कर दिया वहां के एक कार्यक्रम में, और जब पीएचडी अवार्ड होने जा रही थी तो उन्हीं दोनों विद्यार्थियों की पीएचडी रोक दी गई और पीएचडी उन्हें जमा नहीं करने दी जा रही। ये नया भारत है, इसका स्वागत आपको भी करना चाहिए। और इस नए भारत में विश्वविद्यालयों के भीतर जो हो रहा है, बस दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आम लोग न तो ये जान पा रहे हैं और न जानने की बहुत इच्छा रखते हैं कि शिक्षा कलम किताब किस तरह से बर्बाद की जा रही है। जी हां, बर्बाद की जा रही है। जामिया मिलिया के विद्यार्थी आपको यह भी समझाना चाहते हैं। सुनिएगा इन विद्यार्थियों को और समझिएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। ऐसी एक बच्ची स्नेहा कुशवाहा बिहार के बक्सर से चल करके बनारस में रहकर पढ़ाई करने आती है। पढ़ाई कर रही होती है किराए पर एक मकान लेकर के, और वहां रह करके
अपने घर से दूर तमाम तरह की बेड़ियों से लड़ करके वो आती है। और याद रखना आप, एक लड़की जब अपने घर की दहलीज को लांग करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए जब पहला कदम रखती है, तो जाने कितनी बेड़ियों को वो तोड़ती है। परिवार के भीतर महिला होने की बेड़ी, समाज के भीतर महिलाओं को लेकर के जो माहौल है उसकी बेड़ी, समाज की रूढ़ियों की बेड़ी, समाज की धारणाओं और मानसिकताओं की बेड़ी, उनको तोड़कर कोई लड़की घर से निकलती है। और एक लड़की निकलती है तो वो सपने, उम्मीद और दबाव सब लेकर आती है। कामयाब होकर लौटती है तो बाद की लड़कियों को रास्ता और हिम्मत दोनों देती है कि अपने घर की बेटियों को पढ़ाओ। नाकामयाब होती है तो भी एक रास्ता खोल कर देती है कि हाँ, बाहर जाकर अपने सपनों के लिए मेहनत कर सकते हैं। और इतनी कम उम्र की एक बच्ची, इसकी तस्वीर को हम चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। लोगों ने चेहरा दिखाया है सोशल मीडिया पर, लेकिन सोचें, और मैं वो भी दृश्य नहीं दिखा रहा हूं कि वो कैसे लटकी पाई गई। खिड़की ऊपर देखिए ध्यान से, और नीचे पैर देखिए। मैंने पूरी तस्वीर नहीं दिखाई आपको। क्या इस तरह कोई आत्महत्या करता है? ये तस्वीर सोशल मीडिया पर है, परिवार का आरोप है। अब जरा माता पिता का बयान आप गौर से सुनिए। माता पिता ने आरोप लगाया क्या है, जिसका जवाब सरकार और पुलिस को देना चाहिए। गौर से सुनिए उसके माता पिता को। के साथ ऐसे होने लगेगा तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने भेजेगा बाहर। कहते हैं सरकार बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से कोई पढ़ाएगा अपनी बेटी को? ऐसे होने लगेगा तो हमको हमारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। बेटी जान से चली गई और बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आज तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हम लोग बैठे हुए। हमारी बेटी के साथ रेप करके उसका मर्डर किया गया है। हम प्रधानमंत्री से, योगी जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, जो भी गुनहगार है उनको फांसी सजा दिया जाए, नहीं तो कोई माँ बाप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएगा। और सुना आपने क्या कहना चाह रहे हैं वो? पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। उनकी बेटी के शव को भी उन्हें कायदे से दिया नहीं गया और दबाव ये बनाया गया कि जो कह रहे हैं उस पर साइन कर दो और तुरंत ले चलो, इसको जला दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आएगी, क्या नहीं आएगा, पता ही नहीं। और पुलिस ये साबित करने में लग गई है कि वो आत्महत्या है। सरकार का काम क्या होता है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको भरोसे और यकीन में लिया जाए, जांच की जाए, सारे पहलुओं का विश्लेषण किया जाए, परिजनों के आरोपों को सुना जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश और उसमें भी बनारस जहां की घटना है, वहां के पुलिस के रवैये पर पीड़ित परिवार ही गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है और सार्वजनिक बयान दे रहा है, न्याय मांग रहा है। और जो लोग उनके न्याय के लिए लिखना चाह रहे हैं, एक ट्वीट लिख रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका और कुछ लोगों पर केवल इस बात के लिए मुकदमा हो गया कि उन्होंने स्नेहा कुशवाहा के मामले में जांच और न्याय की बात लिख दी। ऐसे तो भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप इस पे भी तो मुकदमा कर दो। लेकिन इससे मिलेगा क्या? न्याय मिल जाएगा क्या? और एक बच्ची जो बाहर निकलकर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई, परिजनों का गंभीर आरोप है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ और आप न्याय नहीं दे पा रहे, दोषियों को सजा नहीं दे पाए। और अगर ये मैसेज समाज में गया तो अगली बार कोई बहन बेटी को किसी दूसरे शहर में भेजकर पढ़ाई करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या हिम्मत कर पाएगा? एक समाज के तौर पर आप जरा इसे सोचिए। पीड़ित परिवार के लोगों के साथ कितना न्याय मिल रहा है, ये आप जरा सोचिए और देखिए कि मुकदमा किसके ऊपर हुआ। ये वही बनारस है जहां बीएचयू में गैंग रेप का पूरा सबूत, जांच में नाम, तीनों आज जेल से बाहर। यही बीएचयू, यही बनारस। और उसी बीएचयू में अगर कोई विद्यार्थी मनुस्मृति जला दे प्रतीकात्मक रूप से, तो आज भी उसके ऊपर मुकदमा। अमित शाह का पुतला बाहर फूंका गया। उन विद्यार्थियों ने बनारस में आकर मुझे आवेदन दिया अपना कि 24 लोगों पर मुकदमा, जिसमें 22 विद्यार्थी हैं। यानी लोकतांत्रिक देश में अब आप आवाज नहीं उठा सकते, पुलिस आपके ऊपर मुकदमा कर देगी। जैसे मुकदमा किया गया,
कुंभ के ऊपर सवाल पूछने वालों पर। पहले भी मैंने बोला था और ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर बता रही है कि कितने लोगों पर मुकदमा हुआ है। सच क्या है सरकार छिपा रही है। इतना ही तो बोला था अफजाल अंसारी ने कि जितना आप दावा कर रहे हो उसके बाद क्या होगा। जरा अफजाल अंसारी का बयान सुन लीजिए। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। आपके हमारे घर के बच्चे हाथों में ईंटा लेकर के ट्रेन तोड़ रहे हैं, उसके शीशे तोड़ रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं। न पुलिस वाले भी असहाय, टीटी साहब, टीसी साहब भी कहीं वर्दी उतार के अपनी काली कोट वाली झोले में रख दिए कहीं हमारी भी पिटाई ना हो। और कोई भी खड़ा करके टोकने वाला नहीं है। क्या कर रहे हैं? इस बयान पर मुकदमा हो गया अफजाल अंसारी के ऊपर। पता नहीं आज कबीर होते, रैदास होते, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मछली न तरी जिसका गंगा में ही घर है। अगर ये सब लिखने वाले कबीर होते, रैदास होते तो आज सब पर मुकदमा होता, सब जेल में होते, या चौराहे पर खड़ा होकर कोई लिंच कर देता। देश ऐसे तो नहीं बना था जैसा आज बीजेपी और आरएसएस बना रही है। और जो आप हैं, आप पढ़ाई नहीं करते, आप किताब नहीं पढ़ते और आप अपना अतीत नहीं जानते कि रविदास ने क्या लिखा, कबीर ने क्या लिखा और उसी बनारस में रह के लिखा। उसे न पढ़ा जा रहा है और न पढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस में तो आरएसएस बीजेपी पढ़ाया जा रहा है। अब सावरकर को वीर मान करके पढ़िए, कबीर को मत पढ़िए। ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना और विरोधाभास है। लेकिन कुंभ पर अगर कोई सवाल उठा दे तो जेल में डाल दीजिए, मुकदमा कर दीजिए। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से यही कहा। क्या मुख्यमंत्री बयान से पलट गए हैं कि 100 करोड़ की तैयारी हुई थी? और फिर से मैं आपको वो बयान दिखा रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। 100 करोड़ की तैयारी। हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए। सुना आपने? जब 100 करोड़ की तैयारी है तो 40 करोड़ में इतना व्यवस्था क्यों हो गई? अफजाल अंसारी जी ने भी तो यही कहा कि कुल जात हम नहाए आ देखा वहां कौन लेके बांस मारता, ट्रेन का शीशा तोड़ता, केहू में घुसता। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। आपके हमारे घर के बच्चे हाथों में ईंटा लेकर के ट्रेन तोड़ रहे हैं, उसके शीशे तोड़ रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं। न पुलिस वाले भी असहाय, टीटी साहब, टीसी साहब भी कहीं वर्दी उतार के अपनी काली कोट वाली झोले में रख दिए कहीं हमारी भी पिटाई ना हो। और कोई भी खड़ा करके टोकने वाला नहीं है। क्या कर रहे हैं? लोग चीख रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। ये सब आस्थावान हिंदू हैं, इनमें कोई मुसलमान नहीं तो अगर होता तो बुलडोजर चलता, मुकदमा होता, जेल जाते, सारा दोष मुसलमानों पर मर दिया जाता, टीवी पर हेडलाइन डिबेट चलती, देखो हिंदुओं तुम सुरक्षित नहीं हो। और यहां तो आस्थावान हिंदू कुंभ में सुरक्षित नहीं बचा, और सवाल वहां के आस्थावान हिंदू ही पूछ रहे हैं। रोज नई नई वीडियो आ रही है। कितना दबाएंगे, कितना मैनेजमेंट करेंगे, कितना महिमा मंडन करेंगे और कितना मीडिया को अपने पक्ष में करेंगे, और जो सवाल पूछेगा उसको जेल में डालेंगे। इसलिए अब यह महत्वपूर्ण हो गया है कि जनता जो कह रही है वही बात हम आप तक पहुंचाएं। जनता क्या कह रही है, कुंभ में क्या हो रहा है, यह सच दुनिया को बताया जाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोल करके कुर्सी बचाई जा सकती है, झूठ बोल करके मीडिया मैनेज किया जा सकता है, झूठ बोल करके कुछ पीड़ित दुखी लोगों को अपने परिजनों से दूर किया जा सकता है, पता ही नहीं चलेगा कौन कहां है। लेकिन आस्था है तो जिस भगवान के सामने है उनके सामने कैसे झूठ बोलेंगे? उनका भी डर नहीं है क्या?
उनके भी सामने सब झूठ, मैनेजमेंट, मीडिया सब कुछ चल जाएगा क्या? वो तो सब देख रहा होगा। यानी उससे भी नहीं डर रहे, सच नहीं बता रहे, और जो सवाल करे सब पर जेल, सब पर मुकदमा लगाओ, सबको जेल में डालो, ये हो रहा है। जैसे मनीष जगन अग्रवाल, करो मुकदमा, जेल में डालो, भाषा बहुत खराब है। तो बाकी लोग, कोई ऋचा राजपूत, कोई और बीजेपी का आईटी सेल दिन रात अखिलेश यादव को गाली दे, दिन रात समाजवादी पार्टी को गाली दे, दिन रात बहन जी को अपमानित करे, दिन रात कांग्रेस पार्टी को अपमानित करे। क्या मजाल के किसी बीजेपी के आईटी सेल के आदमी के ऊपर एक मुकदमा हो जाए? क्या मजाल के किसी को एक नोटिस मिल जाए? क्या मजाल के किसी का एक अकाउंट सस्पेंड हो जाए? ये दोहरा भाव क्यों? ये दो रूप क्यों? ये दो रूप से देश नहीं चलता। लेकिन इन सब के बीच डंका बजा अमेरिका में। क्या हुआ अमेरिका में वो तो बाद में बात करेंगे। मीडिया भारत में मैनेज है, विदेश में नहीं। वहां की मीडिया ने सवाल पूछ दिया अडानी पर नरेंद्र मोदी जी से, जवाब देते न बना, व्यंग किया कि दो राष्ट्राध्यक्ष किसी के निजी मामलों पर बात करने नहीं बैठते। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। लेकिन थोड़ा गहराई में जाएंगे तो ट्रंप और मोदी जी के बीच अडानी पर बात हुई है कि नहीं, मीडिया रिपोर्ट में सब पता चल जाएगा। वहां एक मीडिया सवाल पूछता है कैसे। ट्रंप अपने दोस्त मोदी को ले जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दिए। भारत में जिसका कोई अनुभव न हो, 11-12 साल होने जा रहा है, वो अमेरिका में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सवाल लोग पूछ रहे हैं, और कठिन सवाल पूछे वहां के पत्रकारों ने। सुनिएगा, और एक इस पत्रकार को सुनिए जो मोदी की चापलूसी करके जैसे सवाल पूछना शुरू किया, पीछे जो पत्रकार बैठे हैं वहां के, वो कैसे हंस करके क्या दिखा रहे हैं कि हाय, ये पत्रकार है, ये सवाल है, ये सवाल पूछा जाता है। माथा पीट लिया अमेरिका के लोगों ने। Scientific and medical team behind you and with you, and I'm sure they will keep America safe. अगर मैं इस वीडियो को सही विश्लेषण कर पा रहा हूं तो सोचिए कि डंका कितना बड़ा बज रहा है। मैं अगर गलत हूं तो आप जरा बताइए कि इस वीडियो को देख करके क्या महसूस हुआ। और यहाँ के ट्रोलर ये कहने लग जाते हैं कि देखिए, कुर्सी खिसकाकर ट्रंप नरेंद्र मोदी जी को बिठा रहे हैं। बाद में पता चला कि ट्रंप ने सबकी कुर्सी खिसकाकर सबको बिठाया, फिर सबकी कुर्सी खिसकाकर सबको हटाया। डंका ऐसे कैसे बजेगा? देश का अपमान आईटी सेल के लोग न करें। भारत से बाहर जाने पर प्रधानमंत्री सबके हैं। उनके साथ सम्मान होगा तो हमारा सम्मान होगा, उनका अपमान होगा तो हमारा अपमान होगा। लेकिन हमें दुख है कि हम देश में अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार से अगर कोई सवाल पूछते हैं तो जेल में डाला जा रहा है। ऐसे देश का ये लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। हम सवाल पूछना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, पहचानिए और अपने आसपास नजर रखिए। किसी विश्वविद्यालय का कोई विद्यार्थी, किसी सड़क पर कोई अभ्यर्थी, कोई नौकरी मांगने वाला युवा, तो कोई स्नेहा कुशवाहा जैसी बेटी, कोई मधेपुरा का पीएचडी स्कॉलर, तो कोई कुंभ का सवाल पूछने वाला अगर है तो समझिए, जानिए, पहचानिए और सवाल पूछने वालों के साथ खड़े होइए। वरना सवाल पूछने लायक ही न बचे तो फिर लोकतंत्र और संविधान सब खत्म हो जाएगा। इन सब को अगर कोई जिंदा रखता है तो वो सवाल जिंदा रखते हैं। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये बातचीत जरूरी लगे तो इसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बजाइए ताकि अगली कोई ऐसी वीडियो आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर इसे आप ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हैं या फेसबुक पर तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे उन बातों के साथ जो आप तक पहुंचना जरूरी है लेकिन कोई पहुंचने नहीं देना चाहता। इस कोशिश को आपकी हिम्मत मिले। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।